वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 12 के ज्योग्राफी के जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 1 स्टडी करने वाले हैं, उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जो इस ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक का जो पहला चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आल्सो रिलेटेड विद द ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर and scope, and this is the first chapter of human geography। तो आइए पढ़ते हैं, पहले इससे कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11 में भी ज्योग्राफी पढ़ा है और 11 की ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा है कि 11 की ज्योग्राफी में आपने फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा है। और कभी भी अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी ज्योग्राफी, हम अगर ज्योग्राफी को जब पढ़ते हैं तो हम इसे कैसे लेते हैं? हम इसे एक्चुअली फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए लेते हैं, फिजिकल फीचर्स को स्टडी करने के लिए लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ज्योग्राफी में अर्थ के सरफेस को स्टडी करेंगे, यानी ज्योग्राफी एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ से रिलेटेड जितने फेनोमेना है उसे हम स्टडी करने का काम करते हैं ज्योग्राफी में। यानी हम अर्थ रिलेटेड फेनोमेना जो इस अर्थ से रिलेटेड है उन सारी चीजों को हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। और इन्हीं में से एक है कि आपने पिछले साल पढ़ा था कि कैसे ज्योग्राफी जो है अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कैसे ज्योग्राफी जियोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे ज्योग्राफी बॉटनी से रिलेटेड है और कैसे ज्योग्राफी सोशल साइंस से रिलेटेड है। और जब ज्योग्राफी का रिलेशनशिप सोशल साइंस के रूप में आता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि उसमें ह्यूमन बीइंग्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि अर्थ को स्टडी एज ए होल एंड द फेनोमेना व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड विद द अर्थ उसे स्टडी करना। तो ये जो अर्थ है, अर्थ फिजिकल फीचर्स को तो लेकर बड़ा है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे पेड़ पौधे, माउंटेन, ग्लेशियर, लेक्स, इन सब के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस अर्थ। ह्यूमन बीइंग्स भी इस अर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उनको भी स्टडी करना, उनसे रिलेटेड फेनोमेना को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ह्यूमन ज्योग्राफी में हम उन्हीं फेनोमेनास को स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है और वो कैसे किसी ज्योग्राफिकल फीचर्स को अफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी। अगर हमने हिस्ट्री को पढ़ना है तो आपने देखा होगा कि पिछले कई जितने भी हिस्ट्रीज पढ़ते हैं उसमें हमें उस ज्योग्राफी को भी पढ़ना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ता है कि कैसे ज्योग्राफी एक किसी दूसरे जगह को अफेक्ट करती है। ठीक इस तरह से अगर हमें इंडिया को पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है तो इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स को जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ कैसा क्लाइमेट है, इसके नॉर्थ साइड में क्या है, साउथ में क्या है, इंडिया कौन से सी से घिरा हुआ है, कौन सा ओशन है, कौन सी माउंटेन्स है, कौन सा डेजर्ट है, ये सारी चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। और इन सब का स्टडी केवल हिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री आल्सो नीड्स टू स्टडी द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन। और इसी से जो ज्योग्राफी का आपने पढ़ा था कि डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, एक तरह से आप सिस्टमेटिक वे में ज्योग्राफी को स्टडी करना और एक तरह से रीजनल बेसिस में ज्योग्राफी को स्टडी करना। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़े हैं। फिर भी आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक्चुअली है क्या? अभी मैंने बताया ज्योग्राफी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए होल। एज ए होल मतलब व्हाटएवर दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन द, उन सभी को हम ज्योग्राफी में स्टडी करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या करती है? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन try to understand the earth as a home of what? Human beings। तो अर्थ किसका होम है? अर्थ जो है होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी का घर ये अर्थ है। हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाकर नहीं रह सकते हैं एंड इवन आज तक किसी दूसरे प्लैनेट में भी लाइफ की खोज नहीं हो पाई है। यानी अभी भी हमें इस यूनिवर्स को समझना, इस यूनिवर्स को स्टडी करना बाकी है। आज तक कोई नहीं जानता व्हाट इज द एंड और व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस यूनिवर्स और स्पेस। तो खैर हम इस अर्थ को लेकर
लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, इस अर्थ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी अर्थ को विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली द होम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो हम सभी का घर है। एंड हम ज्योग्राफी को इसी तरह से पढ़ते हैं एज ए डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड द अर्थ एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स which have sustained them, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स, इन सभी को यानी लाइफ को सस्टेन करने वाले एलिमेंट्स। तो जिसे आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि लाइफ को सस्टेन करने वाले एलिमेंट्स क्या क्या है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए एयर होना चाहिए और इस एयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर बनता है H2O यानी वाटर, और ये वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। जल है तो जीवन है, और जल नहीं तो फिर हम भी नहीं हो सकते हैं, लाइफ ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे वो सारी चीजें जो हमारे सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड दस एम्फेसिस ऑन व्हाट? स्टडी ऑफ नेचर। और इसलिए ज्योग्राफी किस पर एम्फेसिस देता है? स्टडी ऑफ नेचर, यानी पूरी तरह से नेचर को स्टडी करने में और ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करना। एंड दिस इज ऑल अबाउट इन शॉर्ट अबाउट द ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो अब जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इस ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस जो दिए गए हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअली है क्या? ये ह्यूमन और ज्योग्राफी का कैसा रिलेशन है? क्या है ये ह्यूमन ज्योग्राफी? और इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन दिया है रैटजेल ने। तो रैटजेल ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्चुअली क्या कहते हैं? यहाँ पर मैंने HG यूज किया है स्टूडेंट, ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिया है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो HG आपको जहां जहां इस वीडियो लेक्चर में दिखेंगे दैट इज फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। तो रैटजेल ने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है? He defined human geography as the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface। यहाँ पर उन्होंने किस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया है? सिंथेटिक वर्ड पर उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि एक सिंथेटिक रिलेशनशिप है कि अर्थ यानी अर्थ है, अर्थ के नेचुरल फीचर्स है तभी हम है, और हम है तो अर्थ है यानी एक दूसरे का इंटरेक्शन। लेकिन हमारा होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नेचुरल फीचर्स का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपने पढ़ा है इकोसिस्टम में ये बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। पेड़ होने चाहिए, पानी होने चाहिए, और ये है तभी जाकर हम है। और इसी को सिंथेटिक रिलेशनशिप के रूप में रैटजेल ने बताया है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। इसके अलावा और एक दूसरा डेफिनेशन जिसे एलन सी सैंपल ने दिया है। अब एलन सी सैंपल जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन करती है, आइए देखें। तो इट इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग men and the unstable earth. Student, try to understand what is unstable earth. आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन को रोक कीजिए कि what is this unstable earth. Unstable का मतलब जो कहीं स्थिर नहीं है, जो कहीं रुका नहीं है. It is not stable. The earth is always changing. The features, the physical features in the earth is always changing. तो कैसे चेंज होते हैं, इसके लिए आपने पढ़ा है कि ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो चेंज नहीं होती है। इवन ये लैंडमास जो आज एक जगह पे आपको दिख रहा है ये बरसों पहले कहीं और था, और किस तरह से आज के इस सेटअप में पहुंचा है, किस तरह से साउथ अमेरिका का रिलेशन अफ्रीका के साथ में है, ये सारा आपने क्लास 11 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा है। तो इससे आपको पता चलता है कि अर्थ जो है अनस्टेबल नहीं है। इसके साथ साथ वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम भी जो है एक जगह पे रुके हुए नहीं है। आप इमेजिन कीजिए प्रिमिटिव एज के बारे में, उस प्रिमिटिव एज में जिस समय द मैन वाज टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद आज का टाइम कि किस तरह से हमने ये डेवलपमेंट किया। और अब जो आ जा रहा है बात कि ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गया, हमने बताया कि प्रिमिटिव एज से लेकर आज तक कितने ज्यादा डेवलपमेंट हो गए, कहाँ हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम इस अर्थ को दे रहे हैं, और उसके वजह से अर्थ में अब जो चेंजेस हो रहे
हार्मफुल है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो अर्थ में जो नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म होती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, इन सब को रोकने के लिए हमें अब कौन से एक्टिविटीज करने हैं उस पर भी ध्यान देना है। यानी ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स का अर्थ के साथ एक रिलेशनशिप है। यानी हम जो भी काम करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारी पृथ्वी पर जा रहा है, और हम अपने होम को क्या दे रहे हैं। क्या हम अपने होम को आने वाले टाइम पे रहने के लिए दे रहे हैं कि हमारा ये घर सुरक्षित है, हम इसे सेफ जोन पे लेकर जा रहे हैं, या फिर हम अपने लिए ही मुसीबत लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अर्थ का जो है अनसेफ जोन में जाना, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाना, ये सब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कैसे इसे रोकेंगे? तो ऑब्वियसली ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और यही है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा और कुछ डेफिनेशंस आपके बुक में दिए हुए हैं, उसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। जैसे कि पॉल डी का जो डेफिनेशंस है वो भी आपके बुक में दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर के बारे में कि ये कैसा किस तरह का है, क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर। जैसे कि एक व्यक्ति का नेचर हम बोलते हैं अरे वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो ये उस व्यक्ति की प्रकृति है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। एक जो है बात, एक व्यक्ति के बारे में आप कह सकते हैं अपने दोस्त भाई उसे कुछ मत बोल, वो बात बात पर रोता है, तो रोना उसका नेचर है, यानी ये उसकी विशेषता है। तो ठीक इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या नेचर है, आइए पहले इसे जानते हैं। तो द स्टडीज, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करती है? स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी किसके इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करती है? ह्यूमन ज्योग्राफी जो है स्टडी करती है फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि एक पेड़ मैंने बना दिया, ये पेड़ मान लेते फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग। यानी इन ह्यूमन बीइंग्स और इसके दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है इसे स्टडी करने का काम करती है ये ह्यूमन ज्योग्राफी। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को स्टडी करने का काम करती है। अब फिजिकल एलिमेंट्स में तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया ट्री का, इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल्स हैं जैसे कि लैंड हो गया इसका एग्जांपल, या वाटर हो गया, और इन सबसे रिलेटेड है हमारा ट्री। अब आ जाते हैं कल्चरल एलिमेंट्स में, जो कि इस फिजिकल एलिमेंट्स को, फिजिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। मैंने ह्यूमन बीइंग्स बता दिया कि ह्यूमन बीइंग्स और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स जब बताया तो ह्यूमन रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे वो चीज जिसे ह्यूमन बीइंग्स ने अपने टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर जाता है? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसे ही पढ़ते हैं, और यही एक्चुअली इसका नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, कि कैसे एयर, आज के टाइम पे आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइव एग्जांपल्स ले सकते हो कि किस तरह से कोविड-19 का इफेक्ट लोगों के ऊपर में हो रहा है, कैसे लोग जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये नेचर से हमें क्या मिल रहा है? क्यों नेचर हमारे लिए नेगेटिव चीज लेकर आए? क्यों हम इसे पॉजिटिव में क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं? ये सारी चीजें आज हमारे ऊपर क्वेश्चन बनकर आई है। और लेकिन इस कोविड-19 का एक पॉजिटिव इफेक्ट, एक नहीं बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट, रिसेंटली एक सर्वे किया गया यमुना नदी के पानी का, तो यमुना की पानी जो है वो साफ हो रही है। जो पॉल्यूशन वाली पानी थी, जो यमुना गंदी हो गई थी, लेकिन आज ड्यू टू क्लोज ऑफ द डिफरेंट फैक्ट्रीज जो कि यमुना नदी के चारों तरफ बनी हुई थी, उसके वेस्टेज जो है अब नदी पे नहीं जा रहा, पानी अपने आप, नेचर अपने आप अपने में जो है सुधार कर रहा है। हवा कितनी साफ हो चुकी है, जो हवा पॉल्यूशन भरा होता था जिसमें एकदम धूल, गंदगी, स्मोक भरे होते थे, अब वो किस तरह से चेंज हो रहा है। यानी एक तरफ ह्यूमन एक्टिविटीज जिसने इन सबको गंदा किया, एक ह्यूमन अब नेचुरल एक एक्टिविटी जिससे नेचर अपने आप को साफ कर रहा है। द अर्थ इज हीलिंग एक्चुअली। तो ये सारे फीचर्स कि किस तरह से हम लोगों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे आपको बहुत सारे पॉइंट इसमें स्टडी करने हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। आपके बुक में एक सब टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर।
तो अब ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। नाउ व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? तो स्टूडेंट, हम इस एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ टू बी इंटरेक्ट विद दिस एनवायरनमेंट, इसके लिए मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ, लेकिन ये क्लास में आप यहाँ बैठे नहीं हो मेरे सामने, लेकिन जब आपके पास ये वीडियो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे। तो ये कैसे हो पा रहा है? इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न आज के टाइम पे बोल रहे, लेकिन पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे भी लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, दो द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। तो यहाँ पर एक सिंपल वर्ड आ जाता है कि वी इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है इंटरेक्ट करते हैं, और हम किसी भी चीज का जो डेवलपमेंट करते हैं वो नेचुरल डेवलपमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हम इस नेचर के लॉ को समझ पाएंगे। यानी नेचुरल लॉ को हमें समझना है कि नेचर हमें क्या बता रहा है, कैसे सीजन चेंज हो रहा है, कैसे गर्मी जाती है, बारिश आता है, फिर उसके बाद बरसात आती है, रेनी सीजन आता है, समर सीजन जाता है, कैसे ऐसा होता है। These all are the laws which is created by the nature, and if we want to develop our technology, then we have to understand these natural laws कि हवा कैसे बहती है, ट्रेड विंड किस साइड में जा रहा है, इसके अलावा किस तरह से ओशन करेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ा है, क्यों साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, इन सबको समझना जरूरी है। इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अगर आपको डेवलप करना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे डॉक्टर्स बीमारी का इलाज करते हैं, कैसे करते हैं? अगर हमें बीमारी का इलाज करना है, डिजीज से लोगों को मुक्ति दिलानी है, फ्री करना है, तो उसके लिए हमें उस बीमारी के डीएनए स्ट्रक्चर को जानना है, हमारी बॉडी के डीएनए स्ट्रक्चर को जानना है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जानना है। और उसके लिए आज का एक एग्जाम्पल बार बार दे रही हूँ, कोरोना का एग्जाम्पल, कि किसके शरीर पे कितनी इम्यूनिटी है, उतना ज्यादा ही वो जो है अपने बॉडी को किसी भी डिजीज से बचा सकता है। यानी हमारा बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम कि कैसे वो सामने वाली बीमारी से लड़ता है। किसी पर एक बुखार आने से, सिंपल बुखार आने से वो बिस्तर पकड़ लेता है, और किसी को 101 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर हो तो भी वो इंसान बाहर घूमता है। ये उसकी इम्यून सिस्टम है, ये उसकी स्ट्रेटेजी है उसकी बॉडी की कि कैसे वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। डीएनए स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, तब जाकर के ही हम जो है पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक इस तरह से आसमान में एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन के लिए हमें एरोडायनामिक्स का लॉ को पढ़ना जरूरी है। तो इन सारे नेचुरल लॉ को अगर हम जानेंगे तब जाकर के ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम उस जमाने में चले जाते हैं जिस समय टेक्नोलॉजी बहुत लो थी, यानी इन दी अर्ली stages of human development, यानी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमिटिव, जिसे हम प्रीमिटिव नाम से जानते हैं, प्रीमिटिव एज के रूप में लेते हैं, जिस समय लोगों के पास कुछ नहीं था, लोगों को आग जलाना तक नहीं आता था, लोग पूरी तरह से, पीपल टोटली डिपेंड ऑन वन, पीपल टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर। इसके लिए आपको बेसिकली आज के टाइम पे भी आप प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सोचिए एक बच्चा जन्म लेता है, जब वो जन्म लेता है उसको नहीं पता ये नेचर क्या है, कुछ नहीं जानता है, वो धीरे 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 बढ़ता है, उसके अंदर की सेंस बढ़ती है, और धीरे धीरे वो इस नेचर को समझना शुरू करता है। उसे समझ में आती है ये आग है, ये पानी है, किस तरह से वो उसे समझता है। मान लो कि हम मना कर दे, अरे वहां मत जाओ, वहां आग है, अरे वहां मत जाओ, वहां पूरा पानी भरा हुआ है, बच्चा को प्रॉब्लम होगा। तो धीरे धीरे बच्चा इन सबको सुनता है, और बाई चांस कभी उसकी हाथ आग में चले गई या किसी वजह से कोई बर्न हो गया, तब उसे समझ, अरे बाबा ये तो बहुत भयानक है, यानी अब हमें आग में हाथ नहीं डालना है क्योंकि आग मुझे जला देगा। नदी में हमें नहीं जाना है क्योंकि नदी का पानी हो सकता है अगर हमें स्विमिंग ना आए तो वो हमें बहा कर ले जाएगा।
यानी इस तरह से बच्चा नेचर को समझना शुरू करता है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग भी ऐसे ही थे, वो जो पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड थे। एक पर्टिकुलर सीजन, जैसे कि अभी समर सीजन है तो आम हो रहा है, तो आम पर्टिकुलर इसी सीजन में मिलेगा, दूसरे सीजन में नहीं मिलेगा। यानी अभी जितना कुछ है उतने को ही खाकर उनको अपना पेट भरना है, नेक्स्ट सीजन में उनको दूसरी जगह अपने फूड्स के लिए जाना पड़ेगा। जिस तरह के उस तरह के लोगों को हम स्किल गैदरर्स या फिर हंटर गैदरर्स कहते थे, जो कि शिकार करते थे, जानवरों का शिकार। अब जानवर का शिकार को कैसे शुरू किया? जानवर के शिकार करने के लिए तो उनके पास ना ही कोई तीर धनुष थी, ना कोई बंदूक थी, भाई एंशिएंट पीरियड के लोग हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने स्टोन्स को, जो आसपास पत्थर पड़े होंगे या फिर वुड्स जो है, वुड्स के लॉग जो पड़े होंगे, उसको उठाकर फेंक कर मारना सिखाते। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आया, भाई इससे मारने से जानवर मर सकता है, इससे हम शिकार कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने स्टोन्स को डेवलप करना शुरू किया इन द टूल्स। तो स्टोन्स को टूल्स में डेवलप करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे टूल मेकिंग को करते करते उनको आग जलाना भी आया। उनको समझ में आया, जब वो जंगल में देखते थे कि किस तरह से आग लगती है, तो उस आग से कैसे अपने आप को बचाए और आग का यूज वो कैसे करे। तो एक तरफ देखा कि आग से जानवर डरकर भागते हैं, तो इसीलिए उन्होंने आग से जानवरों को डराने का काम शुरू किया। तो ये सारी वो टेक्नोलॉजी जो बहुत लो लेवल थी, लेकिन उस जमाने के लोगों के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट थी। मनुष्य जो है वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करते करते उन्होंने समझना शुरू किया कि क्या काम कैसे होगा। और इस तरह से जो है एक ऐसी सोसाइटी जिस समय ह्यूमन बीइंग जब इस पूरे नेचर के ऊपर डिपेंड था, नेचर जो उन्हें दे रही थी वही वो नेचर से ले रहे थे, वो अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। यानी टोटली दे डिपेंड्स ऑन देयर certain environment, their contemporary environment, and that particular system is known as environmental determinism. ये था environmental determinism. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पॉसिबिलिज्म। अब ये पॉसिबिलिज्म क्या है? पॉसिबिलिज्म का मतलब सब कुछ पॉसिबल है ना, कि पॉसिबिलिज्म। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये जो ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर स्टेज से, जो प्रिमिटिव स्टेज जिसमें उनको कुछ भी नहीं आता था, धीरे धीरे उन्होंने स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया। फिर स्टोन टूल्स में कितने ज्यादा चेंजेस आ गए कि नियोलिथिक स्टोन टूल्स एकदम डिफरेंट हो गए। और इसके साथ साथ किस तरह से उन्होंने कॉपर को यूज किया, ब्रॉन्ज को यूज किया, फिर गोल्ड का यूज सीखा। उसके बाद 1000 BC में वो जाकर आयरन का यूज सीख गए। तो ये डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। तो ये क्या डेवलपमेंट, ऑल दिस डेवलपमेंट हैपन ऑल ऑफ अ सडन। क्या एक दिन में हो गया? एक दिन में ही मैंने टूल्स बनाना सीख लिया, एक दिन में ही मैंने पढ़ना सीख लिया? नहीं, ये सब कुछ कैसे होता है? ऑल दिस हैपेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ ये सब कुछ हो पाता है। तो टाइम के साथ साथ आज हम इतनी ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि आज हम अपने अर्थ में जो है माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा हम ड्रिलिंग करके माइनिंग एक्टिविटीज को डेवलप कर रहे हैं, हम ओशन फ्लोर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट है आज का ह्यूमन बीइंग अपने टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो स्पेस में पहुंच गया है, मार्स में पहुंच गया है। हम अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को आसमान में छोड़कर, स्पेस में छोड़कर, उससे पूरे पृथ्वी को स्टडी कर रहे हैं। आज इसी टेक्नोलॉजी की देन है कि मैं आपकी क्लास इस तरह से ऑनलाइन बेसिस में ले पा रही हूँ। तो ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, इट इज हैपेंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड दिस इज कम टू बी नोन एज पॉसिबिलिज्म, कि पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। यानी नेचर ने हमें क्या दिया? नेचर ने हमें सोर्सेस दिए, यानी एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, और उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है और यूटिलाइज करके किस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, ये ह्यूमन बीइंग्स ने किया। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं इसी पार्ट को। तो पॉसिबिलिज्म हो गया, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म हो गया, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है इन सबके बीच में भी कुछ है? इन सबके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप गाड़ी चलाते हो रास्ते पे, जब गाड़ी चलाते हो, जब ट्रैफिक लाइट रेड सिग्नल होती है तब क्या होता है कि आप रुकते हो, और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो आप चलना शुरू करते हो। तो यानी स्टॉप एंड गो, स्टॉप
एंड गो, यानी हम ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में एक मिड पाथ रह गया, एक मिड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रह गई, जिसे हम नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। एंड दिस नियो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो नोन एज स्टॉप and go determinism, and this concept is given by Griffith Taylor. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय ग्रिफ्थ टेलर, और ज्योग्राफर, एक ज्योग्राफर जिन्होंने जो है न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो है नेचर के इंडिकेशंस को, डायरेक्शंस को समझना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स का एग्जांपल्स यूज किया कि कैसे जब रेड लाइट जलती है तो हम चलते नहीं है बल्कि रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल्स होती है तो हम चलना शुरू करते हैं। तो नेचर भी इस तरह से हमें बताता है कि अब आपको चलना नहीं, आपको रुकना है, इसके बाद आपको चलना शुरू करना पड़ेगा। और अगर हम रेड सिग्नल में भी चल गए तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा, जो आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट की लालच में अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हम नेचर के साथ सही काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने बेनिफिट, अपने डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है, हर कंट्री ऐसा ही कर रहा है कि कैसे हम एक दूसरे से आगे, यानी आगे जाने की होड़ में ये जो अर्थ, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें रेड सिग्नल दिखा रही है, हम इसके सिग्नल्स को नहीं समझ पा रहे। और इसका सिग्नल तो बहुत पहले आ गया था, 1980s के दौरान आ गया था, जब सबसे पहले ओजोन लेयर में क्या हुआ था, ओजोन लेयर में होल मिली थी, एक होल मिला था, और उस होल से ये पता चल गया कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहे हैं। और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? बिकॉज लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी हम बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, पेड़ है तो हम हैं, लेकिन हम पेड़ को ही काटे जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, हम वो सारे व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन जनरेट हो सकता है। हम उन सारे फैक्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारी पानी पॉल्यूट हो रही है, जिससे हमारे हवा पॉल्यूट हो रहे हैं, और इन सारे पोल्यूशन में हम कभी भी इस नेचर के लिए कभी सोचा ही नहीं किसी ने, और हम डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें नेचर्स के जो राइट है, नेचर्स के जो लॉज है, उनको समझना पड़ेगा कि कब हमें रुकना है, कब हमें चलना है। और इसी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को दिया ग्रिफ्थ टेलर ने, which is known as neo determinism। अब इसके बाद आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वेरियस schools of human geography. So there are three various schools of human geography, and these are what? That is the welfare school or the humanistic school, and second one radical school, and the third one behavioral school. These three schools are there जो ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग तरीके से बताता है। तो वेलफेयर स्कूल जो बात करती है बेसिक नेसेसिटीज की चीजों के बारे में, जिसके बिना हम नहीं चल सकते हैं, जैसे कि हाउसिंग, हम बिना घर के नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्या है? हेल्थ, हेल्थ के बिना हम नहीं चल सकते। इसके अलावा हमारा फूड, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा एजुकेशन, इन सब के बिना हम नहीं चल सकते हैं। तो इन सब चीजों पर जोर देता है वेलफेयर स्कूल ऑफ ज्योग्राफी और वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट है radical school. तो radical school is actually it is based on Marxian theory. It is based on Marxian theory, और इसके हिसाब से on the basis of radical school of thought that the causes behind entrenched inequality, that is capitalism, यानी आज के टाइम पे जो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी पे, the gap between rich and poor is increasing day by day. It is only because of the capitalism. The capitalism is the privatization, yani private ownership of property. And the third one, that is the behavioral school, and behavioral school is actually put emphasis on lived experiences. ये लाइव एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा जोर देती है कि हम ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इस लाइव एक्सपीरियंस से हमें कल को डिसाइड कर रहा है
जैसे कि आज हम ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल खत्म हो रहा है, ऑयल खत्म हो रहा है। तो दिस आर द लाइव एग्जांपल्स। और इसके अलावा अगर मान लो बहुत ज्यादा गाड़ी चल रही है रास्ते पे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो कैसे इन सबको कंट्रोल करें, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करें, कैसे उन्हें ये बताएं कि हमें अपना पर्सनल व्हीकल ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ताकि हम इस गाड़ियों की संख्या रास्ते पे कम कर पाए और उसके साथ साथ हम इस नेचर को भी प्रोटेक्ट कर पाए, पॉल्यूशन का लेवल हम डाउन कर पाए। तो दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन बिहेवियरल स्कूल। तो ये था आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप इन डिटेल। आई होप दैट कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी ना आया हो तो कोई एक अपने डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से आप डाउट्स पूछ सकते हो या फिर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक मैं आपको ज्योग्राफी के नए चैप्टर्स के साथ फिर से आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।